नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के नवम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में जब कभी भी केतु नवम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ ही फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया था। राहु के 144 वीडियो हमने उसमें आपको प्रदान किए थे। तो इस वाली सीरीज में हम अगेन सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टिव फलादेशों पर ही बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फल को प्रदान किया करते हैं। दूसरा, जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर स्थित हो जाते हैं उसके भी अनुसार अपने शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान किया करते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यह केतु नवम भाव में स्थित हो रहा है तो नवम भाव के शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। नवम भाव भाग्य स्थान माना जाता है। भाग्य का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो आप मेहनत करते हैं, जितनी भी आप मेहनत करते हैं उससे कहीं अधिक आपको फलों की प्राप्ति हो जाए तो इट मीन्स कि आप भाग्यशाली हैं। यदि अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात भी आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा अकॉर्डिंगली फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपका भाग्य आपके साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जबकि केतु नवम भाव में बैठ जाता है तो भाग्य के फलों को अत्यधिक बढ़ा देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे अधिक ही ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। नवम भाव धर्म का स्थान भी माना जाता है। ऐसे लोगों को धार्मिक बना देता है। धर्म के प्रति ऐसे लोग कट्टर हो जाते हैं। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को नए अवसर प्राप्त होते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह केतु दर्शा देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अब इसकी दूसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं कि केतु जिस राशि पर भी स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी केतु फल प्रदान किया करता है। यहाँ पर केतु बुध की राशि में स्थित हो रहा है। मिथुन राशि यहाँ पर स्थित हो रही है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही फल केतु भी अपनी भोग दिशा में प्रदान करने वाला बन जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रथम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपने शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली प्रथम भाव का और नवम भाव का आपस में कनेक्शन बन जाता है, संबंध बन जाता है। लघु पाराशरी में हम चतुर्विध संबंधों की बात कर चुके हैं। सहवस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। इन 4 प्रकार के संबंधों में से कोई सा भी एक प्रकार का संबंध यदि बन जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित भाव और ग्रह आपस में योग का निर्माण करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर केतु स्थित राशि का स्वामी यदि प्रथम भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देता है। ऐसे लोगों को ताउम्र अपनी पूरी ही लाइफ भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अत्यधिक भाग्यशाली हो जाते हैं। इसी प्रकार से बुध की महादशा के दौरान भी ऐसे लोग भाग्यशाली हो जाएंगे। यदि द्वितीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन के सापेक्ष व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग प्रोफेशनल लाइफ में जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं अधिक धन की प्राप्ति करा देने वाला ऐसा केतु हो जाता है, अथवा अन्य माध्यम से भी ऐसे लोग धन को प्राप्त कर सकते हैं। ये तृतीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को भाग्य की प्राप्ति हो पाती है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को भाग्य को प्राप्त करने के लिए, इट मीन्स कि आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष अवश्य ही करना पड़ेगा। यदि चतुर्भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सांसारिक भोगों के सापेक्ष ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली हो जाते हैं। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता ऐसे लोगों को प्राप्त होती ही रहती है। केतु की भोग दशा के दौरान भी ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। यदि पंचम भाव में ऐसा बुद्धि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से
मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। पद के मामले में ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली भी होते हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं और संतान के मामले में भी ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे लोगों की संतान अत्यंत प्रतिभाशाली होती है, जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाली भी बन जाती है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा बुध नीच का होकर स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी बन जाता है। रोग से ग्रसित कर देने वाला भी बन जाता है, शत्रुओं से अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी हो जाएगा। ऋण से भी ऐसे लोग आहत ही रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को, संभावनाओं को भी यह दर्शा देने वाला बन जाएगा। यदि सप्तम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो क्योंकि सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। अपने जीवन साथी से ऐसे लोगों को अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी ऐसे लोगों का प्रत्येक परिस्थिति में साथ देने वाले भी हो जाते हैं। यदि अष्टम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत पीड़ित कर देने वाला हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्राप्त होती ही रहती हैं। कार्यों में रुकावट प्राप्त होती है, समस्याएं प्राप्त होती हैं और पीड़ाएं भी प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। विशेष रूप से अत्यधिक दुख, विपत्ति, परेशानियां प्राप्त होने के बाद भी ऐसे लोग अंत में सफल हो जाते हैं। एट द एंड ऐसे लोगों को आउटपुट बेहतर प्राप्त हो जाता है। ये नवम भाव में स्वग्रही होकर बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली भी बना देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को मेहनत से कहीं अधिक आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करा सकता है और उसमें सफल भी करा देता है। नौकरी की शुरुआत करा सकता है तो बिजनेस की भी शुरुआत करा सकता है। ऐसे लोग उस संबंधित कार्य में सफल भी हो जाएंगे। केतु की भोग दशा के 7 साल ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले ही बने रहते हैं। यदि दशम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपने कर्म क्षेत्र में ऐसा केतु व्यक्ति को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाएगा। यदि एकादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भाग्य के सापेक्ष व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। धन का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी बन जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों के आय के एक से अधिक स्रोतों का निर्माण करने वाला भी हो जाएगा। ये द्वादश भाव में स्वग्रही होकर और उच्च का होकर ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से ऐसे लोगों का भाग्योदय करा देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोग अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों को उच्च सफलता प्राप्त हो जाती है। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी कंपनी, विदेशी करेंसी अथवा विदेशी लोगों से ऐसे लोग सहयोग पाकर उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर यदि बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर केतु के साथ सूर्य स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी हो रहा है, लाभ भाव का स्वामी हो रहा है, तो डायरेक्टली व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। धन का लाभ प्रदान कर देने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, आय के एक से अधिक स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसे लोगों को अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होकर जब कभी भी नवम भाव में स्थित हो जाता है तो यह स्वयं में भी एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है और केतु भी इस राजयोग के फलों को प्राप्त करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे लोग अत्यधिक प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी केतु और चंद्रमा का युति संबंध बनता है तो ये चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर प्रबल मारक हो रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है, सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। नवम भाव में जब कभी स्थित हो जाता है तो कुछ मारक के फलों को भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा।
ऐसे लोगों को शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, ऐसे लोगों को बीमार कर सकता है। परंतु धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम विवाह की बात करें, जीवन साथी की बात करते हैं अथवा दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तीनों के ही सापेक्ष ऐसे लोग भाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे लोगों को एक सहयोगी जीवन साथी भी प्राप्त हो जाता है, एक सही और उचित आयु में ऐसे लोगों का विवाह भी हो जाता है, ऐसे लोगों को एक अच्छा परिवार और जीवन साथी प्राप्त हो जाता है, ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, स्वग्रही होकर और द्वादश भाव का स्वामी होकर जब नवम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ व्यक्ति स्वयं में भी भाग्यशाली हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर दो नकारात्मक भावों का स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है, षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। जब कभी ये नवम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाएगा। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला भी हो जाता है। अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ही ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति हो पाती है। रोग, ऋण, शत्रुओं से भी ऐसे लोग पीड़ित रह सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र तो यहाँ पर देखिए लग्नेश ही हो रहा है, परंतु इसी के साथ अष्टम भाव का स्वामी भी हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है, लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष प्राप्त नहीं होता है, यह एक सिद्धांत होता है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी यह नवम भाव में स्थित हो जाएगा तो लग्न के शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। कुछ समस्याओं के साथ ऐसे लोगों को उच्च सफलता प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को उच्च पद को प्रदान करा देने वाला भी हो जाता है। धन, वाहन, भूमि, भवन और सांसारिक सुखों के सापेक्ष, पारिवारिक सुख के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर एक राजयोग कारक ग्रह हो रहा है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है और पंचम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसे में यह एक राजयोग कारक ग्रह होकर जब केतु के साथ नवम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने वाला भी हो जाता है। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान राजयोग के शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन उपलब्ध करा देने वाला बन जाता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को पद का लाभ भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है और संतान को भी लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे लोग सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसको उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी नवम भाव में केतु स्थित हो जाता है तो यह सामान्यतः शुभ ही फल प्रदान करने वाला हो जाता है, परंतु अन्य ग्रहों के कारण यह नकारात्मक भी हो सकता है, जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु का उपाय करने से पूर्व आपको दो उपाय और भी करने होंगे। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि क्योंकि केतु बुध की राशि पर स्थित हो रहा है तो बुध की आपको अपनी कुंडली प्लेसमेंट देख लेनी चाहिए। बुध पर हमने 144 वीडियो तैयार की है। तुला लग्न के विभिन्न भावों में बुध की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देख लीजिएगा जहां पर कि आपका बुध स्थित है। यदि आवश्यकता हो तो उसका उपाय भी कर लें, उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको यह देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसका भी फलादेश और उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने वाली वीडियो को देख लीजिएगा और आवश्यकता होने पर उपाय भी कर लीजिएगा। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे ना तो वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपने थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी तुला लग्न के नवम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न के दशम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।